प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं। निरीक्षण विधि 1, नंबर 2 प्रायोगिक विधि, नंबर 3 विवरणात्मक विधि। प्रथम है निरीक्षण विधि। निरीक्षण कहते हैं प्रत्यक्ष प्लस ध्यान। हम बहुत सारी चीजों को प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं देते हैं वो निरीक्षण नहीं कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम अपने मकान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमें आज तक भी ये पता नहीं है कि वो कितनी सीढ़ियां हैं। तो इसका मतलब है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी RSIS की परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि आपकी जो है पत्नी कितनी चूड़ियां पहनती है और हम उसका जो है उत्तर नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि हम पत्नी के साथ रहते हैं लेकिन उसको हम ध्यान से नहीं देखे कि वो कितनी चूड़ियां पहनती है। हमने इसका मतलब है कि वहां पर उसका ध्यान नहीं दिया। प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं लेकिन चीज का ध्यान नहीं देते हैं। जब प्रत्यक्षीकरण के साथ यदि किसी चीज का ध्यान दिया जाएगा तो उसे निरीक्षण कहते हैं। हम देखेंगे कि निरीक्षण विधि 2 प्रकार की है, एक अंतर्दर्शन विधि, दूसरी बाह्य दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विलियम वुंड व उनके शिष्य टिचनर माने जाते हैं। अंतर्दर्शन विधि को आत्मगत प्रेक्षण, अंतर अवलोकन, अंतर निरीक्षण विधि भी कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि में स्वयं को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप की अनुभूति करनी है। इसलिए कहते हैं अपने अंदर देखना ही अंतर्दर्शन विधि है। वुडवर्थ ने कहा था कि अंतर्दर्शन ही आत्मनिरीक्षण है और ये सबसे प्राचीनतम विधि है। पहले प्रयोग दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया जाता था। अब हम देखते हैं कि अंतर्दर्शन विधि के विषय में क्या एक दोहा कहा जाता है, हिंदी का बहुत अच्छा दोहा है, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ने कोई, जो देखन में आप चला मुझसे बुरा ने कोई। अर्थात जब मैंने दूसरे लोगों को देखना शुरू किया तो मुझे बुराइयां उनमें दिखाई देने लगी। जब मैंने अपने आप को देखा तो पता लगा कि उन दूसरे लोगों से ज्यादा बुराइयां मेरे में थी। दूसरी कहा जाता है, उदाहरण है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी प्रकार का व्यक्ति दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि अंतर निरीक्षण विधि के अंदर व्यक्ति अपने आप को देखता है। जो है अपने आप को देखने का मतलब है, मान लीजिए मैं अपने आप में ये महसूस करता हूँ, अरे मेरे बाल तो सफेद हो गए हैं, अरे मेरे तो बाल ही नहीं है। तो ये अपने आप की जो अनुभूति है यही अंतर निरीक्षण विधि है। जो है अंतर निरीक्षण विधि में स्वयं को महसूस करता है। जैसे कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम महसूस करते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसे ही अंतर निरीक्षण विधि कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं में किस प्रकार से उसे महसूस करता है और जिस प्रकार से उसे महसूस करता है उसे ही जो है अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। बाह्य दर्शन विधि, बाह्य दर्शन विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वाटसन माने जाते हैं और इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। जो है इस विधि के 3 भाग हैं, एक सहभागी प्रेक्षण है, एक असहभागी प्रेक्षण है, एक अर्ध सहभागी प्रेक्षण है। सहभागी प्रेक्षण के अंतर्गत जो मालिक होता है वो उस अपने कर्मचारियों के साथ में ही रह करके जो है निरीक्षण करता है और असहभागी प्रेक्षण के अंतर्गत जो है अप्रत्यक्ष रूप में उसका निरीक्षण करता है। जो है किसी भी संस्था में वो अपने घर बैठ करके ही निरीक्षण कर रहा है, जो है वहां जाकर के यह सहभागी प्रेक्षण हुआ। वहीं से ही सारी जो है देख रहा है किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अर्ध सहभागी जो है प्रेक्षण के अंतर्गत उसमें बीच बीच में आकर के उन कर्मचारियों को बीच में जो है वो अवलोकन करता है और कभी वो नहीं आता है। जैसे हम इसको एक पूरा उदाहरण के रूप में लेंगे कि जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे जो है वहां पर खेल रहे हैं और उन बच्चों के बीच में हम भी वहां बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से क्या कर रहे हैं और वहां बच्चे झगड़ रहे हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है। ये सहभागी प्रेक्षण का साथ हुआ। और जब हम बच्चों को पता नहीं है कि हम छुप करके जो है कहीं से भी देख रहे हैं उनको, तो यह सहभागी प्रेक्षण हुआ और बच्चों के व्यवहार को देख रहे हैं, वो किस प्रकार के जो है व्यवहार कर रहे हैं, तो ये असहभागी प्रेक्षण हुआ। और अर्ध सहभागी की उनको बच्चों को पता भी है कि हाँ हमारे साथ बीच में आए खेलने के लिए और फिर चले गए। तो ये इस प्रकार का जो प्रेक्षण होता है वो अर्ध सहभागी प्रेक्षण होता है।
जो निरीक्षण है वो व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार किस प्रकार का व्यक्ति आचरण कर रहा है, किस प्रकार की जो है क्रियाएँ कर रहा है, कैसी प्रतिक्रियाएँ कर रहा है, उनको ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाता है। उसके आधार पर उसकी मानसिक दशा का पता लगाया जाता है। जैसे एक अधिकारी अपने कर्मचारी पर बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाता है तो दूसरा व्यक्ति जो प्रेक्षण कर रहा था, वो ये मान के चलता है कि ये इसका अधिकारी जो है इसको गुस्साया हुआ है या गुस्सैले स्वभाव का है। तो उसने ये देख कर के जो है इस बात का उसको अनुमान लगा, क्योंकि उसने उसका बाहर से दर्शन किए, देखा, प्रेक्षण देखा जो है उसने बाहर से जाकर के। कक्षा में जो है छात्र का अध्यापक जैसे जाता है, वो खड़े होते हैं तो अध्यापक उस समय मुस्कुराता है। तो इसका मतलब है कि जो है उस अध्यापक को देख कर के छात्र प्रसन्न है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि दूसरे का व्यवहार, दूसरा व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे कक्षा में शिक्षक के जाने पर छात्र जो है एकदम साइलेंट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उस अध्यापक का व्यवहार एकदम थानेदार जैसा है जो है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार का जो है व्यवहार है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी विधि है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में हम ये देखते हैं कि इसमें कारण कार्य संबंधों को देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ा जो है, और इसमें नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। मैं उदाहरण के रूप में जैसे सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, हमने इसके लिए 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप वह बना लिया जिसके अंदर हम उनको कि आप यदि इस पाठ को उसी समय याद कर लेते हैं, 10-15 मिनट बाद में आपसे पूछा जाएगा तो आपको ₹100 मिलेंगे। दूसरा ग्रुप वो था बच्चों का जिसके अंदर कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक ग्रुप को इस बात को बताया गया था कि आपको पैसा मिलेंगे, तो वो प्रयोगात्मक समूह हुआ, और जिस ग्रुप को कोई किसी प्रकार की पुरस्कार देने की बात नहीं है, तो वो ग्रुप नियंत्रित जो है ग्रुप हुआ, और दोनों में हमने 15-15 बच्चे लिए। हमने उसके बाद में 5 पाठों को पढ़ाया, 1 घंटे प्रयोगात्मक समूह में पढ़ाया और 1 घंटे ही नियंत्रित समूह में पढ़ाया। और उन 5 पाठों को पढ़ाने के बाद में हमने उन लोगों के एक परीक्षण लिया, और परीक्षण लेने के बाद में हमने ये देखा कि किस पर अधिक प्रभाव पड़ा। तो देखने में आया कि जो ग्रुप प्रयोगात्मक समूह था, 50% उसका जो है पहले उसका मध्यमान था, और उस पुरस्कार देने के बाद उसका रिजल्ट जो है 5 पाठों का जो है 75% हो गया। जो दूसरा जो ग्रुप था उसका रिजल्ट जो है 40% था, और 40% से वो ग्रुप दूसरा जो है नियंत्रित समूह का वो 50% पर हुआ। तो उस ग्रुप में 10% जो है मध्यमान की स्थिति बढ़ी, और उसको अंदर सीधे 25% की बढ़ी। इससे हमको ये देखने में आया कि प्रयोगात्मक विधि जो है, जिसको हम कहेंगे कि सीखने का जो है प्रभाव जो है पुरस्कार का प्रभाव सीखने पर सबसे अधिक। प्रयोगात्मक विधि का हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 2 पौधे लिए गए थे, एक पौधे को जो है बाहर रखा गया, एक पौधे को कमरे के अंदर रखा गया। दोनों में खाद, जल और वायु और प्रकाश बराबर मात्रा में जो है प्रदान किया गया। 1 सप्ताह के बाद हमने उन दोनों पौधों को देखा, तो ये पता लगा कि जो कमरे के अंदर रखा हुआ पौधा वो सूख गया, और कमरे के बाहर रखा हुआ पौधा जो है विकसित हो गया। इसके पीछे कारण यही था कि सूर्य का प्रकाश पौधे को प्रभावित करता है। तो ये हमने जो प्रयोग करके देखा गया था, इस प्रयोग से ये पता लगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधे के विकास में सहायक है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगात्मक विधि के अंदर प्रयोग करके कारण कार्य को या स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर कितना प्रभाव है, इसे हम देख सकते हैं। अब विवरणात्मक विधि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। विवरणात्मक विधि की है व्यक्तिगत केस स्टडी विधि, विकासात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि के अंदर व्यक्ति के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके विषय में गहराई तक जानकारी प्राप्त की जाती है, ताकि हम उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये देख सकते हैं कि इस समस्या के पीछे क्या कारण है। इसलिए हम जो है उस बालक के परिवार का भी परिचय लेते हैं, विद्यालय से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पड़ोस से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके साथियों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सारी जानकारियाँ जो है केस स्टडी के अंदर
प्राप्त की जाती हैं और उसके माध्यम से हम ये समझने लगते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से बालक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हुआ है और फिर उसके बाद उसका निदान का उपचार भी किया जाता है। इसलिए कहते हैं केस स्टडी विधि अपराधी बालकों की समस्याग्रस्त बालकों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक रही है, जिससे कि हम आसानी से इसका पता लगाया जा सकते हैं। दूसरी है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि से मतलब व्यक्ति के विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है कि उसका शैशव अवस्था में उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका चारित्रिक विकास कैसे होगा। जैसे हमने शैशव अवस्था में किया, ऐसे बाल अवस्था में देखते हैं कि उसका शारीरिक विकास कैसे हुआ, उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, उसका संवेगात्मक विकास कैसा हुआ, नैतिक विकास कैसे हुआ, चारित्रिक विकास कैसे हुआ। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं किशोर अवस्था में उसका जो है शारीरिक विकास कैसे हुआ, मानसिक कैसे हुआ, संवेगात्मक कैसे हुआ, नैतिक कैसे हुआ, चारित्रिक कैसे हुआ, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सर्वेक्षण विधि किसी समस्या की जो है विषय में हम ये देख सकते हैं कि उस समस्या के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएँ, उस समस्या के प्रति लोगों का व्यवहार किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए अभी हम देख सकते हैं कि कोविड-19 के प्रति लोगों के किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार के मत हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोविड-19 में ऑनलाइन जो क्लासें हुई हैं, वो कितने प्रतिशत हुई हैं, किस प्रकार के लोगों ने जो है किस प्रकार के बच्चों ने उसके जो है क्लासें ली हैं, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के। तो इस प्रकार का हम वर्तमान जो है स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम वर्तमान दृश्य कोई भी घटना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और अंतिम विधि है मनोविश्लेषण विधि, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड पाए जाते हैं। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा भाग है, 9/10 भाग है जो है। वो कहते हैं कि अचेतन में क्या गुटरगू चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए मन के अंदर क्या-क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, उनकी जानकारी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो विधियों के विषय में बात की थी हमने, 3 विधियाँ जो निरीक्षण विधि जिसके 2 भाग थे, एक ये अंतर्दर्शन, दूसरी बाह्य दर्शन। इसके बाद में हमने प्रयोगात्मक विधि की बात की थी और विवरणात्मक विधि में व्यक्तिगत केस स्टडी की बात की, विकासात्मक विधि की बात की, सर्वेक्षण विधि की बात की और मनोविश्लेषण विधि की बात की थी। तो इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की ये विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जिससे हम व्यक्ति के व्यवहार और बाकी के उसके जो आचरण है, उसकी प्रतिक्रियाएँ, इन सब की आसानी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।